नमस्कार। बजट 2025 जल्द ही पेश किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपने 8th कंसेक्यूटिव बजट में इकोनॉमी के मोमेंटम को लेकर क्या खास ऐलान कर सकती हैं। वहीं एमएसएमई इंडस्ट्री, जो कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, इस अहम क्षेत्र की आने वाले बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, कैसे सपोर्ट मेजर्स की अपेक्षा है। आज एसएमई एक्सप्रेस में फोकस इसी पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी सीसीआई। और साथ ही मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, फिसमे। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, बजट 25 मोदी 3.0 का दूसरा फुल बजट होगा। देखा जाए तो इकोनॉमी में धीमापन रहा है। ऐसे में क्या इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए खास पॉलिसी मेजर्स की उम्मीद कर रही है? कि 2023-24 के मुकाबले 24-25 की जो हमारी ग्रोथ रेट है वो लगभग 8.8%, 8.5% से 6.6%, यानी लगभग 2% का जो ड्रॉप हुआ है जीडीपी में, ये काफ़ी मैसिव बड़ा बदलाव है, चेंज है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे दोबारा बढ़ाया जाए और उसको फिर 7% की तरफ या 8% की तरफ लेके जाया जाए, वो स्टेप्स लिए जाएं जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि डिमांड का रिवाइवल कैसे हो। अब उसका एक तरीका तो यह है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया जा सके, और उनका जो उनके हाथ में पैसा होगा तो वो उससे सामान परचेज करेंगे, डिमांड क्रिएट होगी, उससे फैक्ट्रीज चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और ये एक पॉजिटिव जो एक साइकिल होता है वो शुरू होगा। दूसरा तरीका है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो पिछले साल प्रपोज किया था बजट में, लेकिन पिछले साल के बजट में चूंकि वो जुलाई में पेश हुआ तो मुश्किल से 6 महीने मिल पाए उस इकोनॉमिक ग्रोथ को मोमेंटम देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया था उसको जमीन पे लाने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट बजट में प्रपोज हुआ वो धरातल पे नहीं उतर पाया, इतना समय नहीं था। तीसरी चीज जो कर सकते हैं वो है कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, और एफडीआई के तहत और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी, पर्टिकुलरली एफडीआई के थ्रू, इसके लिए बहुत सारी चर्चाएं विभिन्न मंत्रालयों में भी चल रही हैं। मेरे ख्याल इस पर भी एक कुछ कमेंट आना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर का बजट के टाइम। एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का एक और जो तरीका फाइनेंस मिनिस्टर के पास रहता है वो है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एक्सपोर्ट यानी कि यदि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड नहीं है तो बाहर की मार्केट की डिमांड को हम कैटर करें तो हमारी फैक्ट्रीज जो है वो ज्यादा माल प्रोड्यूस कर पाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उस रेवेन्यू से ही इकोनॉमिक ग्रोथ को मोमेंटम मिल पाएगा। कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर को देखने की जरूरत होगी कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट्स पहले से ज्यादा कैसे बढ़े। डॉक्टर मेहता, बजट 24 में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई थी। एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए बजट 25 में क्या हो सकता है, आपकी कैसी उम्मीदें हैं? इसमें एमएसएमई हमारे देश की इकोनॉमी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और गवर्नमेंट का इसमें खास फोकस रहा है। सबसे पहले जो एमएसएमई की 3 जो मुख्य समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो है नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, और नंबर 2 है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। कैसे जो है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आ रहे हैं, और हम जब इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, एआई है, रोबोटिक्स है, और दुनिया जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी जो है एक कोर हो गया है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो हमें अपने एमएसएमईज को ये देखना है कि उन्हें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है। दूसरा एक्नोलॉजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है। तीसरी जो समस्या है वो है एक्सेस टू मार्केट। और बजट जो 2025 आ रहा है, अभी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उसमें कोलैटरल फ्री लोन देने का प्रावधान है, जिसमें 5 करोड़ तक का लोन विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें गवर्नमेंट जो है उसको गारंटी करती है। वेरियस एमएसएमईज के फीडबैक आया है
तो अभी भी जो है बैंक जो है बिना कोलैटरल के उनको लोन देने में हिचकिचा रहे हैं। तो हमें इसमें एक हेल्प डेस्क क्रिएट करानी चाहिए, अगर जिसमें कि क्या है कि अगर हेल्प डेस्क हो जाएगी, अगर किसी एमएसएमई को किसी भी तरह की लोन लेने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उसको एक एमएसएमई हेल्प के थ्रू उसको मुहैया कराया जा सकता है, उसको दिया जा सकता है। तो ये एक एक बहुत बड़ा रिलीफ पॉइंट होगा हमारे एमएसएमईज़ के लिए। अनिल जी, पिछले बजट में स्ट्रेस से गुजर रहे एमएसएमईज को बैंक क्रेडिट जारी रखने के लिए एफएम ने नए मैकेनिज्म का ऐलान किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में यह बात साफ कर दी थी कि बैंक्स और एनबीएफसीज किसी भी एमएसएमई खाते को एनपीए क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर इन 2015 नोटिफिकेशन। एसएमए खातों को लेकर फिस्मी ने बजट के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं। इस बारे में आप बता सकें। देखिए, आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसे बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए, जो 2015-2016 के अंदर शुरू हुई। और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कैसे एमएसएमई में जो इंसिपिएंट सिकनेस है, यानी कि शुरुआती तौर पर यदि सिकनेस के यदि कुछ लक्षण दिखने लगे तो तभी से कुछ कदम उठाए जाएं, कुछ स्टेप्स लिए जाएं। उसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए 0, 1, 2 ये हमें मतलब उन्होंने क्लासिफाई किया। 0 में 30 डेज का डिलिंक्वेंसी होने के बाद ही वो रेड फ्लैग हो जाता है अकाउंट, यानी कि यदि 30 दिन से ज़्यादा हो गए इंटरेस्ट के पेमेंट में या प्रिंसिपल के पेमेंट में, तो वो एक तरह से एसएमए की कैटेगरी में फ्लैग होना शुरू हो जाता है अकाउंट। और लेकिन चूंकि गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट अवेलेबल नहीं है, तो बैंकर्स ने जो करना शुरू किया है कि जैसे ही एसएमए में अकाउंट फ्लैग होता है, तो जो नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज एक यूनिट को दी जा रही होती हैं, वो भी एक तरह से फ्रीज हो जाती है, रुक जाती है। और एसएमए 1 के बाद तो बिल्कुल ही एक हॉट पोटैटो की तरह उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। फिस्मे ने लास्ट ईयर भी इस इशू को उठाया था और एसोसिएशंस ने भी उठाया। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई के साथ हम लोगों की एक मीटिंग फिक्स की थी बॉम्बे में, और मैं भी गया था उसमें। और उसमें ये हमें आश्वासन दिया गया कि इस पर जो है आरबीआई एक स्पष्ट दिशा निर्देश कुछ लेके आएगी। लेकिन जो चीज वो लेके आई वो ये सिर्फ इतना था कि यदि कोई एसएमए में फ्लैग हो जाता है अकाउंट, तो एक नया फंड बनाया जाएगा जिसमें लगभग 10% के करीब तक का जो फंड है वो एडिशनल फंड के तौर पर उस अफेक्टेड यूनिट को दिया जा सकता है। ये जो समस्या थी उसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। हमने इस दफा यही बात दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर के सामने भी रखी है। एक तो उसका जो सामान्य उसकी काम जो कर रहा था वो रुक जाना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और एसएमए फ्लैग होने के बाद में फिर उसकी रेपुटेशन भी खराब होती है। और तीसरी बात यह है कि यदि हो गया है वो एसएमए, तो उसके बाद बैंक को क्या करना है उसको रिवाइव करने के लिए, इसके कोई स्टेप्स नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो हमने यही कहा है कि इसमें इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया जाए। डॉक्टर मेहता, बजट में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को अगले चरण पर ले जाने के लिए क्या खास हो सकता है? यूएस चाइना के पोटेंशियल टैरिफ वॉर के मद्देनजर इंडियन इंडस्ट्री के लिए नए मौकों की बात भी हो रही है, इसकी तैयारी भी करनी होगी। ऐसे में बजट से इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट की उम्मीद है? ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से चाइना +1 की बात चल रही है, और इंडिया के पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम जो बाकी जो कंपनीज हैं, जो हमारा मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, उसके तहत हालांकि मोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कई सारी कंपनीज आ गई हैं ऑलरेडी, और उस क्षेत्र में जो भी हमारे एमएसएमईज हैं वो बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। कैसे जो है बाहर के प्लेयर हमारे देश में आ सकें, उसके लिए स्टेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अल्टीमेटली जो कंपनीज हैं जो अपनी यूनिट्स सेटअप करेंगी, वो जो है स्टेट्स में करेंगी। तो उसके लिए कई सारे गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, और सबसे जो मुख्य बात ये है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है, और किस तरीके से हर स्टेट अपने जो नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जितने नए
एफडीआई आ रही है, कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, कोई नई कंपनी अपना फैक्ट्री किसी स्टेट में लगाना चाहती है, कितनी हम उनको सुविधा दे सकें। जहाँ पे आपको कन्वीनियंस दिखती है, लोग वहीं पे जाते हैं। और दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, और जिसमें गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गति शक्ति जो मिशन है, काफ़ी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब हमारा फोकस जिस तरीके से ट्रेन्स में जा रहा है, रेल यातायात में जा रहा है, और जब हम अपना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेन के थ्रू मूव करेंगे, तो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, और हमें इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि गवर्नमेंट का एक विजन है, वो क्रिएट करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो है इंटरनेशनली, ग्लोबली जो है कॉम्पिटिटिव रहेंगे। जो पावर है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर फॉर द फैक्ट्रीज, वो बहुत ज़रूरी है, और कितनी आसानी से, किस रेट पे पावर मिलती है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गवर्नमेंट की पहले स्कीम आती थी फॉर एमएसएमईज, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, और हम इसमें ये रेकमेंड करना चाहेंगे कि उसको आप 2 करोड़ कर सकते हैं, और उसमें 15% हो रहे, तो 30 लाख तक की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो हो एमएसएमईज के लिए, वो एक अच्छी स्कीम थी, और इससे एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा। डॉक्टर मेहता, आपने लॉजिस्टिक्स, पावर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात रखी है। ऐसे में अनिल जी, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ लैंड रिफॉर्म्स की एमएसएमईज के लिए अहमियत पर नजरिया दे सकें। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एमएसएमईज के केस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसकी वजह ये है कि देखिए, एमएसएमईज बैंक्स के ऊपर ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं। उनको वो लोन लेकर ही काम करते हैं, यानी कि डेट ही उनका मेजर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। उसका डायरेक्ट बियरिंग जो है उनके कॉस्ट पर आता है, और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित होती है। तो यदि कॉम्पिटिटिवली प्राइस लैंड अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी एमएसएमई का प्रोजेक्ट अधिकतर केसेस में मैन्युफैक्चरिंग का वो वायबल नहीं रह पाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, और इसमें रिफॉर्म्स होंगे या होते हैं, या कुछ नए स्टेप्स लिए जाते हैं, तो ये एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर मेहता, एक्सपोर्ट्स प्रमुख फोकस एरिया में शामिल है। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए बजट में आप कैसे स्टेप्स की उम्मीद कर रहे हैं ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भागीदारी को मजबूत किया जा सके? गवर्नमेंट का टारगेट है $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030, और उसको अचीव करने के लिए हमारे देश के जो एमएसएमईज हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक पहले हमारे पास इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, जो कि आज भी है, जिसमें कि एमएसएमईज को 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, और बाकी मर्केंडाइजर्स को 2% की। इकोनॉमी में भी सर्विस सेक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज हमारे एक्सपोर्ट्स का करीब 40% सर्विसेज के थ्रू होता है। तो हमारी ये रिकमेंडेशन है कि जो ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जो स्कीम है, इसमें सर्विस सेक्टर को भी लिया जाए, जिससे जो हमारे सर्विसेज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ का फायदा उठ सके, फायदा ले सकें वो लोग। आपने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की बात रखी है, वहीं अनिल जी, प्रोटेक्शनिज्म की बढ़ती टेंडेंसी और नॉन टैरिफ बैरियर्स के पहलू को आप एमएसएमईज के नजरिए से कैसे एनालाइज करेंगे? कैसे एमएसएमई का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ाया जाए। प्रोटेक्शनिज्म से जो सबसे बड़ी दिक्कत एमएसएमई को आ रही है, वो ये है कि जो उनके मेजर रॉ मटेरियल हैं, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, प्लास्टिक रॉ मटेरियल हो, ग्लास हो, इन पर बहुत तरह की ड्यूटीज, जिसमें पहले तो जो बेस ड्यूटीज है वही बढ़ रही हैं, दूसरे उनके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटीज लग रही हैं, और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लग रही हैं। उसके अलावा एक क्यूसीओ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत एक तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें उस इंपोर्ट किए हुए सामान को बीआईएस के स्टैंडर्ड को पूरा करना होता है, जिस इंपोर्ट को एक तरह से रोकने का प्रयास है। तो इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है इन सब रॉ मटेरियल्स को यूज करने वाले एमएसएमईज की, वो प्रभावित होती है, और वो प्रभावित डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होती है और एक्सपोर्ट्स के लिए भी होती है।
तो यदि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट के, तो ये जरूरी है कि जो रॉ मटेरियल मार्केट्स हैं वो कम्पिटिटिवली वर्क करें, ये इंश्योर करना चाहिए। और ये जो टेंडेंसी है प्रोटेक्शनिज्म की, ये हमारे लॉन्ग रन के हित में नहीं है, एमएसएमईज के भी हित में नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के हित में भी नहीं है, और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। एसएमई एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फाइनेंसिंग के कुछ और अहम पहलू, ग्रीन ग्रोथ और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स पर करेंगे फोकस। बस कुछ ही देर में हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। बजट 2025 पर एमएसएमई इंडस्ट्री की विशलिस्ट का हम ले रहे हैं जायजा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत मेहता और अनिल भारद्वाज। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मेहता, ब्रेक से पहले अनिल जी ने एमएसएमईज की डेट पर निर्भरता की बात रखी। देखा जाए तो इस क्षेत्र में फॉर्मल फाइनेंसिंग का गैप है। लेंडिंग की इस पूरी प्रक्रिया को कैसे फ्रेंडली बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी कारोबार के लिए फाइनेंस उसकी लाइफलाइन है। आज जो है एमएसएमई को एक लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारे बैंक में उसके जो फॉर्म्स हैं वो अलग-अलग हैं। ये हमारा सजेशन रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन जो है लोन लेने के लिए, चाहे वो आप किसी भी बैंक से लें, देयर शुड बी अ सिंगल डॉक्यूमेंट, जिससे जो है यूनिफॉर्मिटी रहेगी और उसको जितना सिंप्लीफाई किया जाए और जितना उसको ऑनलाइन, उसको किसी भी छोटे व्यापारी को बार-बार बैंक के चक्कर ना काटने पड़े, जिसमें कि जो भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने की बात है वो करने के बाद जो बाकी जो प्रोसेस है, जितना हम इसे ऑनलाइन करेंगे तो उतना जो है ये एमएसएमईज का, छोटे व्यापारियों का जो है एक समय जो है बचेगा। जो एमएसएमई का जो बिजनेस साइकिल है, 3 से ज़्यादा महीने उनको पेमेंट कलेक्ट करने में लगते हैं। अगर उनकी जो माल बेचा उसकी पेमेंट नहीं आई तो उन्हें अपने वर्किंग कैपिटल में से वो पैसा वहाँ पे देना पड़ता है, जिससे लिक्विडिटी क्रंच में एमएसएमई एक विशियस साइकिल में फँस जाता है। तो हमारी ये रिकमेंडेशन है कि जो एनपीए जो डेज़ है 90 डेज़ से उसको 180 डेज़ कर दिया जाए, जिसमें जो कई सारे एमएसएमईज हैं, उनको लिक्विडिटी उनके हाथों में आएगी और वो अपना बिज़नेस में फ़ोकस करेंगे और इससे ये उनको एक बहुत बड़ी सहायता उससे मिलेगी। अनिल जी, एक और अहम पहलू पर आपकी राय चाहेंगे। इन लास्ट बजट, banks were asked to build their in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. ये मॉडल MSMEs के डिजिटल फुटप्रिंट्स के स्कोर के आधार पर चलना था और ट्रेडिशनल असेसमेंट की तुलना में इसे बेहतर माना जा रहा था। आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है? MSMEs ने क्या फीडबैक दिया है? जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट में, वो ये था कि बैंक्स जो हैं अपने असेसमेंट मॉडल्स जो हैं वो बनाएंगे, रिस्क असेसमेंट मॉडल्स बनाएंगे और उसका ही इस्तेमाल करेंगे। जिसका मतलब ये था कि जो थर्ड पार्टी रेटिंग है, या जिसको हम बीएलआर, बैंक लोन रेटिंग बोलते हैं, जो कि क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज द्वारा प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के कस्टमर को, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई भी फायदा ना तो बैंक को हो रहा है ना एमएसएमई को हो रहा है, बल्कि उसकी अच्छी खासी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। अधिकतर केसेस में बैंक्स को एक क्लैरिटी नहीं है कि उनको ये बीएलआर रेटिंग एक्सटर्नली लेनी है कि नहीं लेनी है। तो कुछ बैंक्स तो जो एसबीआई है, या मान लीजिए एक दो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, आईसीआईसीआई वगैरह, तो वो तो एक्सटर्नल रेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी बैंक्स में कमोबेश वो रेटिंग्स मान रहे हैं और थर्ड पार्टी रेटिंग्स लेने के लिए एमएसएमई मजबूर है। तो मेरे ख्याल से इस पर भी क्लैरिटी की जरूरत है और स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अनिल जी, बदलते दौर में क्या आप बजट के जरिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सर्कुलर इकोनॉमी पर बढ़ता फोकस देखते हैं? दुनिया का ट्रेड लगभग 75% ट्रेड, यानी 2/3 ट्रेड जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के माध्यम से ड्राइव होता है, और ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है वो इंक्रीजिंगली ग्रीन की जो एक फिलॉसफी है उसको अडॉप्ट कर रही हैं, जिसके मायने हैं कि उनके प्रोसेस में,
उनके माल बनाने में, भेजने में, लॉजिस्टिक्स में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, हर जगह पर कार्बन इंटेंसिटी कम हो, ताकि जो इंटरनेशनल गोल सेट हुए हैं कि नेट जीरो के, उन सबको वो पूरा कर सकें। भारतीय एमएसएमईज को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है, तो उनको अपने प्रोसेसेस को ग्रीन करना पड़ेगा, कार्बन इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा, और इस सब के करने में फाइनेंस की बहुत ही बड़ी भूमिका है। क्योंकि पहली तो बात ये जानने की जरूरत है कि मेरे प्रोसेस में इंटेंसिटी कौन सी कम है, दूसरे मुझे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। हमें कहीं ज्यादा मैसिव अमाउंट के आउटले की जरूरत है, जो इन 3 हिस्सों में, आइडेंटिफिकेशन में कि कार्बन इंटेंसिटी कितना और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में फंड्स को मुहैया करा सके, और फंड्स भी कम्पिटिटिवली प्राइस्ड हो। मेरे ख्याल से इस तरह के फंड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और वी लुक फॉरवर्ड टू अनाउंसमेंट ऑफ सच ए फंड इन दिस अपकमिंग बजट। डॉक्टर मेहता, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में काफी पोटेंशियल है। पिछले बजट में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स की बात रखी गई थी, इस पर आपकी राय? ई कॉमर्स के हब्स हैं, अगर ये बन जाएं जगह जगह, उससे क्या है, छोटे से छोटे व्यापारी को एक मार्केट एक्सेस मिलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसमें खास तौर पे जो हमने अभी यूएई के साथ सीपा जो हमने साइन किया है एग्रीमेंट, तो उसमें जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे सर्विसेज सेक्टर की हैं जिसमें फाइनेंस है, टूरिज्म है और टेक्नोलॉजी है। और जो इस तरीके के अगर ई कॉमर्स हब्स टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में अगर बनाए जाएँगे, तो इसमें जो लोकल वहाँ के हमारे छोटे उद्यमी हैं, छोटे एंटरप्राइजेज़ हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, उनको अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली उसको मार्केट करने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में इतना ही। बजट 2025 के ऐलानों पर हमारी नजर रहेगी। एसएमई एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीसीआई, और अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।